नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। कर्ज में दबे देहरादून के परिवार ने एक साथ की आत्महत्या। परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर की आत्महत्या। पंचकुला के सेक्टर 27 में कार में मिले 7 शव। टिहरी के दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गांव लौट रहे 4 बुजुर्गों की मौके पर ही मौत। उत्तराखंड के गैरसैंण में होगा योग दिवस का कार्यक्रम। आयुष विभाग की तैयारी में जुटा। 10 देश के राजदूतों को भी निमंत्रण भेजा गया। प्रदेश के बलिदानी सैनिक आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख। सीएम की घोषणा की तिथि से दे होगी राशि। उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर अलर्ट। लक्षण वाले मरीजों की रैपिड टेस्ट कर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य। राज्य में कोई एक्टिव केस नहीं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। पिछले 24 दिनों में 60% से अधिक बारिश हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उत्तराखंड में लागू सामान्य नागरिक संहिता पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि केवल 4 माह की अवधि में ही सामान्य नागरिक संहिता के अंतर्गत राज्य भर से लगभग 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही राज्य में लगभग 98% गांव से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड के लिए हितकारी नहीं है, जिसको लेकर भाजपा का मानना है कि विपक्ष हर अच्छी चीज से परहेज है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां यूसीसी लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का फैसला सराहनीय रहा। प्रदेश की जनता बखूबी उसे अपना रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि यूसीसी का बिल का मसौदा तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को जस्टिस रंजन देसाई जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा उत्तराखंड की सभी 13 जिलों को व्यापक जन परामर्श किया गया, जिसके बाद समिति को लगभग 2,32,000 सुझाव प्राप्त हुए। समिति में न केवल आम नागरिकों से परामर्श किया गया, बल्कि सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न वैधानिक आयोगों के प्रमुखों से भी बातचीत की गई। राज्य सरकार ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल ने 11 मार्च 2024 को इस ऐतिहासिक विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की। आवश्यक नियमावली और प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी 2025 को पूरे उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। इस प्रकार उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को मूर्त रूप देते हुए समान नागरिक संहिता को व्यवहारिक धरातल पर लागू किया। देखिए, विपक्ष की जहां तक रही बात, तो विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रहा है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य हमारा पहला राज्य बना है जो जहां पे यूसीसी लागू किया गया है। और विपक्ष को उत्तराखंड से ही परहेज है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि 98% गांव जिस प्रकार से यूसीसी से जुड़े हैं वह यह साबित करता है कि यूसीसी लागू करना हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कितना ज्यादा सराहनीय रहा। और 1.5 लाख से अधिक जो आवेदन आ गए कुछ ही समय में, वह यह दर्शाते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने का ये जो फैसला रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और यहाँ की जनता इसे बखूबी अपना रही है। नहीं है ये तो, जब यूसीसी कानून जो है वो लागू किया गया था इस प्रदेश में, वो तो तभी से पता था, क्योंकि आपने, और सवाल हमारा यही था कांग्रेस पार्टी का आपसे कि आपने जो है जनजाति जो पॉपुलेशन है उसको यूसीसी के दायरे से बाहर रख दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसको इस दायरे से बाहर रख दिया है तो जो 98% गांव है वो जुड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप आधार कार्ड से लेकर के मनरेगा कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, अन्य चीजों को भी आप ये बात कह करके जो है हटाने का कार्य कर देंगे कि जब तक आप यूसीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे अपने आप को, चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो या अन्य रजिस्ट्रेशन हो, तब तक आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा, ये उसकी मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि एक ही बात को आप 10-10 बार कह रहे हैं, इससे उसकी जो सीरियसनेस है वो कम हो जाती है। यूसीसी लागू हो गया है, जिस बात पे विपक्ष को आपत्ति है उस बात पे आपको कार्य करना चाहिए। जिस बात पे सवाल आपने हाईकोर्ट से पूछा है उस बात पे कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है।
इसके लागू होने से प्रदेश के सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा। इसके द्वारा अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि प्रथाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा गया है, जिससे कि उन जनजातियों को उनके रीति रिवाज संरक्षण किया जा सके। समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं, बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है, जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने भी की थी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे सम्मिलित किया गया था। दावे हैं सरकार के, बिल्कुल भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई है, बहुत मुश्किल में है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं जनता को इस प्रकार के ये जो यूसीसी का जो सिस्टम लेके आई है सरकार, जो पंजीकरण, विवाह पंजीकरण के लिए अनिवार्यता कर दी है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। जो व्यवस्था पहले से थी उसी को आगे लाया जाना चाहिए था। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होते तो बड़े अच्छे ढंग से होते, लेकिन जो ऑनलाइन की व्यवस्था है उससे बहुत दिक्कत जनता को झेलनी पड़ रही है। कई बुजुर्गों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपने जो सरकारी दस्तावेज है उसमें दाखिल करने हैं, उनको भी बहुत दिक्कतें हो रही है। कई बार पिन आता है, उसको पिन कोड नंबर आना चाहिए, वो ये आना चाहिए, तमाम झंझटें हैं, तो बहुत दिक्कत महसूस की जा रही है। और जहाँ तक सरकार का दावा वो बहुत ही गलत है, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि कोई मायने नहीं है उसका। एक उपलब्धि है और माने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से यूसीसी लगाया और उस यूसीसी के जो फायदे हैं वो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। और उन्होंने अपने जो बैठक रही उसमें भी प्रस्तुतिकरण किया है कि जो 98% गाँव में, इलाकों में, क्षेत्रों में यूसीसी का प्रभाव है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। और लोग मान रहे हैं कि जो भी यूसीसी के अंदर प्रावधान रखे गए हैं वो बेहतर हैं, और क्योंकि जनमानस के हित में है, जनमानस की जो एक कार्यशैली है उसके हित में है, तो मुझे लगता है कि जो ये यूसीसी का जो निर्णय रहा पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का, बहुत ही बेहतर और ऐतिहासिक निर्णय है। आगामी इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। वर्तमान में स्थिति को ध्यान में रखते हुए युवा पीढ़ी, विशेष रूप से युवक युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें संभावित सामाजिक जटिलताओं एवं अपराधों से बचने के उद्देश्य से इसमें लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण के लिए अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन के समय आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम लागू किया गया है। व्यापक डिजिटल और भौतिक नेटवर्किंग का परिणाम स्वरूप केवल 4 माह की अवधि में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत राज्य भर में लगभग 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, राज्य के लगभग 98% से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जो दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अब केंद्र की सरकार जल्द ही अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करने पर राज्य सरकार से मंथन कर रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। टिहरी गढ़वाल के गजा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम घटाकर्ण महोत्सव 2025 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने घटाकर्ण मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ शहीद बेलमती चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने महोत्सव को क्षेत्र की संस्कृति और पर्यटन के विकास का जरिया बताया। महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास से जुड़ी कई योजनाओं और शहीद विक्रम सिंह नेगी के गांव की सड़क को उनके नाम करने की घोषणा की। 2 बार मैं पहले भगवान घंटाकर्ण के साक्षात दर्शन कर चुका हूँ और तीसरी बार उनके आशीर्वाद से आज आप सभी के दर्शन और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें काम करने का आशीर्वाद आप सबके द्वारा मिला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर निशाना साधते हुए उनके परिश्रम को दिशाहीन करार दिया है। हरीश रावत ने कहा कि शिक्षा मंत्री मेहनती जरूर हैं, लेकिन उनका परिश्रम सही दिशा में नहीं जा रहा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने भी मंत्री धन सिंह रावत को सलाह दी है कि वह सही दिशा में काम करें। ये कहा है कि धन सिंह रावत जी, आपका जो पूरा काम है और मेहनत है वो पानी हो रही है, सही दिशा में अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में आप जो है अपना पसीना नहीं बहा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कई चीजों का उदाहरण देते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि आप इन सारे पृष्ठभूमि पर देखिए, जिस तरह से आपने अतिथि शिक्षकों के मामले में, केवल वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, वो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, तो अतिथि शिक्षकों के मामले में माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि आप कांग्रेस की सरकारों में रहे मंत्री और कांग्रेस की सरकारों में लिए गए फैसले, कांग्रेस की सरकारों में जो सम्मान अतिथि। आज चमोली जिले में गोचर में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। रानी अहिल्याबाई होलकर अपनी दानवीरता के लिए जानी जाती थी। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समेत रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, कर्णपुरा विधायक अनिल लौटियाल, कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती चमोली जनपद के गौचर में मनाया जा रहा है। जो इसलिए भी मनाया गया है क्योंकि गौचर की जो ज़मीन है, जो फील्ड है, वो महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा दान पे दिया गया था। इसलिए हमने पूरे जनपद का जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम है वो गौचर में मनाया। यहाँ पे महिला मोर्चा द्वारा शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, युवा मोर्चा द्वारा मैराथन किया गया और वक्ताओं द्वारा जनता का, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया। खबर हल्द्वानी से, जहां लेखपाल संघ के बैनर तले के सभी पटवारियों ने 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। संघ की ओर से कहा गया है कि अंश निर्धारण कार्य बिना जरूरी सुविधाओं उपलब्ध कराया जा रहा है। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि ना डेटा है और ना ही लैपटॉप उपलब्ध कराया गया है, जिससे कार्य पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने स्पष्ट किया है कि संघ काम करने से इनकार कर रहा है, लेकिन कार्य करने की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। साथ ही दावा किया गया है कि मांगे पूरी न होने पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय होने वाली रणनीति पर ही अमल करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है खातेदारों का अंश निर्धारण, जिसमें कि फार्मर रजिस्ट्री करके प्रोग्राम है। सरकार द्वारा ये कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा है, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों ने पूर्व से ही कई बार मांग करी है कि एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए हमें पर्याप्त संसाधन दिए जाएं, पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए और जो इसमें जटिलताएं हैं उसमें शिथिलता के लिए हमें जो भी संसाधन या जो भी आवश्यकता है वो दी जाए। सरकार द्वारा पिछले 3 से कहने के बाद भी कुछ नहीं किया गया, बल्कि अभी कुछ समय पूर्व ही 15 दिन पहले लगभग एक शासनादेश जारी है, जिसमें कहा जाता है कि 5 गाँवों के एक मुश्त आप अंश निर्धारण के कार्य को पूरा कीजिए, जो कि अपने आप में बहुत जटिल काम और कठिन काम था। सरकार के एक अच्छे कार्यक्रम में ऐसा लगता है सरकार स्वयं परिधा लगाना चाहती है। काम जो करने के लिए दिया गया है पूरे प्रदेश स्तर पर ये काम होना है, जिसमें पूरे प्रदेश की समस्त अधिकारियों में खातेदारों के अंश का निर्धारण, जो कि एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए पूर्व में एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई थी, रोस्टर बनाया गया था, जिसके तहत पूरा काम किया जाना था। ये काम क्योंकि ऑनलाइन होना है, इसके लिए हमें लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह की नितांत आवश्यकता है, जिसकी बजाय काम नहीं किया जा सकता, जिसकी हमारे द्वारा समय समय पर मांगे की गई हैं, लेकिन आज दिनांक तक सरकार द्वारा हमारे इस मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही हमारी कोई सुनवाई हुई है। आपका नाम? आशुतोष सिंह, जिला मंत्री। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से। उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान पर मंगलवार से राजस्व निरीक्षकों व उप निरीक्षकों का 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार। सितारगंज तहसील में राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षकों के कार्य बहिष्कार से प्रमाण पत्र दाखिल खारिज व पत्रों में रिपोर्ट लगाने का काम बंद रहा। बता दें कि 27 मई से 29 मई तक प्रदेशव्यापी संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया। संघ ने चेतावनी दी है कि 29 मई को प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य और राजस्व परिषद की होगी। उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान में जो है हम तहसील सितारगंज में सभी राजस्व निरीक्षक हड़ताल 3 दिवसीय हड़ताल में बैठे हुए हैं। और इसमें जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि अंश निर्धारण का जो कार्य है उसमें कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए और उसमें जो खतौनी लाने की जिम्मेदारी है वो सब काश्तकार की है एवं विभिन्न मांगों के संबंध में हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। रामनगर शहर में अतिक्रमण एक बार फिर अपनी आम जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। कुंदनवाली गली और फल बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दुकानदार द्वारा सड़कों पर सामान फैलाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। और अतिक्रमण के चलते नगर पालिका का कूड़ा वाहन आधे घंटे तक फंसा रहा। वाहन चालक ने दुकानदार से रास्ता खाली कराने की अपील की, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। चालक का आरोप है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई स्थायी हल नहीं निकला है। खबर लक्सर से, जहां बालावाली तिराहे स्थित शुद्ध बाबा नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद संगीता नामक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज की में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, लेकिन अस्पताल में उन्हें बिजनौर के अस्पताल में भर्ती कराने का दबाव बनाया। हम इनको रात को लेकर आए थे यहाँ भी 12 बजे लेकर आए। फिर ये कहने लगे पेशेंट देखो थोड़ा नॉर्मल रहता है, चलो कोई नहीं ऑपरेशन हो जाएगा। इन्होंने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद में जैसे 2 घंटे बाद बाहर निकालते हैं, बेड पर लाते हैं। तो बेड पर लाए, जैसे बेड पर लाए तो वो घबरा रही थी। मुझे देख के वो रोने लगी। मैंने कहा बेटे क्या बात हो, मैं दुरानी आती में। मैंने कहा भाई क्या बात हो बेटे, क्या बात हो। कहने लगी थी मुझे घबराहट हो रही। उनके हाथ पांव जैसे सूझते चले गए। फिर इन्होंने, मैंने कहा मगर दीदी जो कुछ ज्यादा दिक्कत हो, कुछ दिख रही हो आपको तो आप इनको रेफर कर दो, हम और कहीं दिखा लेंगे। कह लेकिन नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है। मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो अभी इन्फॉर्मेशन जिले से मिली कि वहाँ पर एक भीड़ लगी हुई है, किसी की डेथ हुई है। अब ये तो जांच का विषय है कि देखा जाए कि ये कहाँ से मरीज आया था, ये किस तरह का अस्पताल है, ये रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है, ये हमारे एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये सारा एक जांच का विषय है। उसके बाद देखने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। और यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं है इनका जो ये जानकारी दे सके कि क्या है, किस तरह का अस्पताल है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन ऑनर है, इनके पास पूरे कागजात हैं भी कि नहीं है, वो पहले वो देखने की चीज है। यहाँ कोई मिले तभी तो पता चले। वो कहाँ बता रहे हैं कि कहाँ हुई है। हमने कहा हम रूट की लेके जाना तो हम नहीं रखते यहाँ से। इन्होंने कहा भाई रूट की गारंटी हमारी है नहीं कुछ भी। अगर तुम बिजनौर लेके जाते हो, बिजनौर गारंटी हमारी बोला यहाँ की, तो कहाँ लेके जाएगा मरीज? जहाँ डॉक्टर गारंटी लेगा वहाँ से लेके जाएंगे। हम बिजनौर लेके चलते फिर तो भाई बस रिजल्ट सारा सामने देख लो क्या है। ये सूझ गई और ऑपरेशन होने के बाद में ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में सूझ गई और सूझने बाद में भाई बहुत मोटे मोटे हाथ हो गए इसके। अब देव सर सामने डेड बॉडी पड़ी सब सर सामने। बाबा के नाम, सिद्ध बाबा के नाम से हॉस्पिटल है और मेरी यहाँ के सीएम और शासन प्रशासन से ये मांग है सिद्ध बाबा नर्सिंग होम बंद होने चाहिए और ऐसे ऐसे जितने भी नर्सिंग होम लक्सर के अंदर चले हैं सभी बंद होने चाहिए और इस डॉक्टर और डॉक्टरनी के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मेरी मांग करता हूं मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते इस समाज का। हल्द्वानी में भले ही अभी तक कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। सुशीला तिवारी अस्पताल और जिला अस्पताल में अलर्ट जारी कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और मेडिकल स्टाफ की तैनाती पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि नया वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक नहीं है, फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है। लोगों से अपील की गई है कि लक्षण दिखने पर तुरंत
जांच कराएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। पिछली बार वैसे ही हुआ था, तो अभी जैसे है कि अभी तो है कि पहले सेंसिटाइज हो जाए लोग कि अगर कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लोग आ रहे हैं तो उसकी भी टेस्टिंग पड़ेगी। हमने एक वार्ड आइडेंटिफाई कर रखा है 42 बेड का, जो कोविड के नाम पे बना था, उसको उसी से कर भी दिया, तो वो वार्ड है। तो उसमें 42 बेड है, उसमें ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर्स भी हैं, मॉनिटर्स भी हैं, और टोटल आइसोलेशन में और लोग वहाँ नहीं आएंगे ना, मेनली आइसोलेशन का। तो डाउनिंग एरिया, वो ये पहले प्रोटोकॉल्स है, डाउनिंग एरिया, डॉफिंग एरियाज, पीपी किट्स के सिचुएशन इंप्रूव्स एंड बढ़ती है, तो उसके बाद कहाँ भर्ती करने का, फिर वैसे वार्ड जैसे पहले कर रहे वार्ड कुछ मत करेंगे, फिर करेंगे, वैसे ही चलना पड़ेगा। फिर होता है कि जैसे लास्ट टाइम क्या था, अब क्या कोरोना के नए वेरिएंट व ऋषिकेश में 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। वहीं नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएसजी के टमटा ने चिकित्सकों व कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए ताकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने से उसे आइसोलेट किया जा सके, जिसके लिए जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जो उत्तराखंड में जो रिपोर्ट हुए हैं वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, और उसके बाद जो है सरकार में भी जो है मीटिंग हुई और एक एडवाइजरी भी जारी हुई है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोगों के पास भी पत्र आया है कि ये हो सकता है, तो उसमें आप लोग जो है तैयारी रखें। तो उसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि हालांकि पिछले बार जब कोरोना हुआ था तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया था और काफ़ी चीज़ें हमको पता चली। उससे तो हालांकि वो नया था और कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। आज की डेट में हमारे पास तैयारी भी काफ़ी है और पता भी है क्या है, कैसा है, और इससे बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। फ्री में हमारे केसेस आते हैं सर्दी जुकाम बुखार वाले, सर्कुलेट कर दी गई है, उसको विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है, और एहतियातन जो भी तैयारी के संबंध में कदम है या बचाव और सुरक्षा के कदम हैं वो भी संबंधित विभाग भी उठा रहा है, और अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनके सहयोग की आवश्यकता होती है उनको भी हमने कहा है। तो इसमें ऐसी कोई अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार की अभी ऐसा कोई खतरा है जिससे बहुत ज़्यादा जो है हम लोग रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो अभी क्योंकि बीच में टूरिज़्म काफ़ी अफेक्टेड रहा, तो धीरे धीरे नैनीताल में अभी टूरिस्ट आ रहा है और जो भी परेशानियां थी वो लगभग सब खत्म हो गई और रिवाइव। और इसी बीच यूपी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको यूपी के लखनऊ से बता रहे हैं। बुजुर्ग मरीज की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। मरीज कोविड के नए वेरिएंट JN1 से संक्रमित हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 10 नए मामले सामने आए। यूपी में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 30 हुई। लखनऊ से खबर है, एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। बुजुर्ग महिला करीब 10 दिन पहले धार्मिक यात्रा से लौटा था। तबीयत बिगड़ने पर SGPGI में भर्ती कराया गया। इसी और अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो एक मरीज के कोविड पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। ये बिल्कुल देखिए विशाल, आपको बताएं कि राजधानी लखनऊ का पहला ऐसा पेशेंट है जो JN1 से जो है संक्रमित है, जो उसको कह सकते हैं कोरोना पॉजिटिव जो नया वेरिएंट है उससे पॉजिटिव मिला है। अभी इसकी जो ट्रैकिंग सिस्टम जो है, इसकी जो है यात्रा जो थी उसको पूरा किया गया। पता चला कि 10 दिन पहले धार्मिक यात्रा से वापस लौटे थे, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई अचानक से, फिर इनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। जब इनकी जाँच रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि JN1 से पेशेंट पॉजिटिव है, उनको तत्काल SGPGI में भर्ती कर दिया गया है। ये पहला ऐसा मरीज है। और आज वहीं पूरे ऑल ओवर यूपी की बात करें, आज पूरे उत्तर प्रदेश में 10 नए मरीज मिले हैं। अब कुल इस JN1 जो संक्रमित पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ के 30 हो गई है। तो ये कहीं न कहीं एक संकेत दे रहा है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है कहीं न कहीं लोग उससे अब संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो पहले की जो दवा चल रहा था उसी के साथ आइसोलेट करना और वही पूरा सिस्टम फॉलो करना, ये लोगों के लिए एक जो है जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कौशलेंद्र।
बुजुर्ग मरीज करीब 10 दिन पहले धार्मिक यात्रा से लौटा।